नमस्ते, मैं शोभा पवार। आज जिस पाठ को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है ल्हासा की ओर। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा गांव में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। उनके बाल्यकाल का नाम केदारनाथ पांडे था। उनके पिता गोवर्धन पांडे एक धार्मिक विचार वाले किसान थे। 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया था, लेकिन वह अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे। राहुल जी घुमक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति थे। राहुल जी घुमक्कड़ी के बारे में कहते थे, मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म के प्रति उनका विशेष झुकाव था, लगाव था। 1930 में श्रीलंका जाकर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रख लिया। तो आइए हम जानते हैं इस पाठ का नाम ल्हासा क्यों पड़ा। आखिर ये ल्हासा होता क्या है? तो ल्हासा तिब्बत की राजधानी को कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने ल्हासा की यात्रा 1929 से 1930 के बीच में की। उस समय जब हमारा भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का और भारतीय को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इन्हें तो जाना था, ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। तब इन्होंने भिक्षुक बनकर ल्हासा में प्रवेश किया। इन्होंने ल्हासा की पहली यात्रा एक नकली भिक्षुक के रूप में की थी, जबकि दूसरी यात्रा इन्होंने अपने मूल रूप में किया था। गद्य को पढ़ाते समय पात्र परिचय देना आवश्यक होता है। तो इस पाठ में लोब्जंग सेक का जिक्र किया गया है। लोब्जंग सेक का क्या अर्थ होता है, ये कौन है? लोब्जंग सेक का अर्थ है सुमति या प्रज्ञ। सुमति कौन थे? उनका व्यक्तित्व कैसा था? सुमति एक व्यवहार कुशल गाइड थे। उनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण था। उन्हें बहुत से लोग जानते थे। उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था, परंतु बहुत जल्दी उनका क्रोध शांत भी। पाठ में एक जगह नमसे का जिक्र किया गया कि नमसे कौन थे और इनकी चरित्र की क्या विशेषताएं थी। नमसे एक बौद्ध भिक्षु थे। वे सेकर बिहार नामक जागीर के प्रमुख थे। इस कारण उनका बहुत मान सम्मान था। वे बड़े भद्र पुरुष थे। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले, जबकि उस समय लेखक की वेशभूषा एक भिखमंगे जैसी थी। पाठ में एक जगह दोनी क्वस्तो नाम का जिक्र है। आखिर यह व्यक्ति है कौन और लेखक ने अपनी तुलना उससे क्यों की है? दोनी क्वस्तो स्पेन में रहने वाला एक उपन्यासकार था। अपनी यात्रा के दौरान घोड़े की सवारी करते समय लेखक ने स्वयं की तुलना दोनी क्वस्तो से की थी, क्योंकि वे भी घुड़सवार थे और लेखक भी घोड़े की सवारी कर रहे थे। ल्हासा की ओर पाठ में कंजूर का उल्लेख किया गया है। कंजूर क्या है, समझाइए कि लेखक को इसकी कितनी पोथियां मिली थी। अनुवादित हस्तलिखित। अनुवादित का अर्थ होता है ट्रांसलेटेड। हस्तलिखित का अर्थ है हैंड रिटन। पोथियों को कंजूर कहा जाता है। अनुवादित हस्तलिखित पोथियों को कंजूर कहा जाता है। यह महात्मा बुद्ध के वचनों का अनुवाद है। महात्मा बुद्ध ने जिन वचनों को बोला था उसे कंजूर में लिखित रूप से रखा गया है। इसकी विशेषता यह थी कि ये सेकर विहार के एक मंदिर में मिली और 103 पोथियां इसमें थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर से कम नहीं था। इनके कागज मोटे और अक्षर बड़े बड़े थे। तो चलिए हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिंग पोत का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, क्योंकि वो किले, वो फोर्ट खाली थे और कई फौजी मकान गिर चुके थे अपनी जर्जर स्थिति के कारण। तिब्बत में पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि न होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता था या खुद भी बना सकता था। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर लोग चोरी के डर से उन भिखमंगों को घर में घुसने नहीं देते थे। वहां मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चोड़ी में मत कर दूध वाली चाय के रंग में बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर दिया जाता था। लेकिन हमारे भारत में ठीक इसके विपरीत स्थिति है। यहाँ पर पर्दा प्रथा है, जाति पाति, छुआछूत जैसी समस्याएं देखने को मिलती और यहाँ पर हम किसी अपरिचित को अपने घर में प्रवेश करने नहीं देते। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त, परित्यक्त का अर्थ होता है छोड़ दिया गया, जिसे कभी देखा नहीं गया, जिसकी देख रेख नहीं की गई हो। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरू हुई थी। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी, राहदारी का अर्थ होता है टैक्स, तिब्बती यात्री लेखक से टैक्स मांगने आए थे।
लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चीटें पर्ची उसे दे दी। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोड़ा के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई। सुमति एक गाइड था, इसीलिए उसे हर जगह की जान पहचान भली भांति थी। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते पर एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला। यात्रा करते करते लेखक अचानक एक निर्जन स्थल डांडे की ओर पहुंचे। डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान था, जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान निर्जन सुनसान था, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। ये काफी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते, उसके बाद देखते कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं। तिब्बत की कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं थी। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्चा नहीं करती थी। हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं था। यहाँ कोई भी व्यक्ति बंदूक और हथियार अपने साथ रख सकता था, इसीलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी लेकर घूमते थे। चूंकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसीलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था, क्योंकि डाकू जो है इन भिखमंगों को कुछ नहीं करते थे। जहां कहीं भी इन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती, वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकालकर वहां की भाषा में कुची कुची 1 पैसा, जिसका अर्थ होता है दया करके 1 पैसा दे दो, कहते हुए भीख मांगने लगते। इनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफी थी, इसीलिए ये 2 घोड़े पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे पहुंचे। सर्वोच्च स्थान पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सिंगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सुसज्जित था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान था। इसके आगे उतराई थी, यानी उतरने का स्थान था। लेखक लंकोर का रास्ता भटक गया था। यहाँ पर लेखक रास्ते से भटक जाते हैं और अपने साथी से बहुत पीछे रह गए। लेखक रास्ता पूछ पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचे। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में घंटों बैठे रहना पड़ता था। मंगोलों का मुंह वैसे तो ही लाल होता है, गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो रहा था। यहां से इन लोगों को तिगरी जाना था। कुछ सामान पीठ पर लाद कर और अपने हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। तिगरी एक का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम था तिगरी समाधि गिरी। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे। उसने उनको बोध गया से लाए हुए कपड़े की बत्तियों के गंडे, पाठ में एक जगह गंडे के विषय में बताया गया। गंडा होता क्या है? डंडे में बांध कर बनाया गया धार्मिक चिन्ह को गंडा कहते हैं। वहां से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। वहां से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह वहां अपने एक यजमान से मिलना चाहता। पाठ में कुछ अंचल विशेष अर्थात आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे चोड़ी, खोटी, राहदारी, छग, डांडा, गिराव, कुची कुची, कंडे, थुपका, गंडा, भरिया भारवाह को कहते हैं, कंजूर आदि शामिल हैं। पाठ में विशेषण शब्द भी सम्मिलित हैं। मुख्य, व्यापारिक, सर्वोच्च, थोड़ी, गर्मागरम, विशाल, रंग बिरंगे, निर्जन, श्वेत, हजारों, पतली पतली चीरी बत्तियां, छोटी सी, बहुत से, टोटीदार, आखिरी, विकट, गरीब, थोड़ी, अच्छी। आप सभी पाठ से इन शब्दों को खोज कर रेखांकित करेंगे और उसे पढ़ेंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।